माननीय अजीत पवार जी, माननीय प्रफुल्ल पटेल साहब, माननीय छगन भुजबल साहब, माननीय सुनील तटकरे साहब, मंच पे बैठे दूसरे आदरणीय सज्जनों और बुद्धिजीवियों को मेरा प्रणाम। आप सबको सादर प्रणाम। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि मुझे आपने इस इज़्ज़त के काबिल समझा। सुनील जी ने अपनी स्पीच में एक मेरा छोटा सा किस्सा सुनाया था कि एक बहुत बुरे समय में जब मेरे पास न रहने को घर था, ना नौकरी थी, ना खाने को था, उस वक्त मुझे साहब ने ज़बरदस्ती 200 रुपये दे दिए थे। फिर समय बदला और मुंबई में अगर आदमी मेहनत करे तो उसका समय बदल जाता है। तो ऐसा भी समय आया कि जब मैं फिल्में लिख रहा था कि जिसके गाने साहिर साहब लिख रहे थे, तो मैं उन्हें छेड़ता था कि साहिर साहब वो आपके 200 रुपये मैं चाहूँ तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं वो खा गया आपके पैसे। तो हंसते थे, कह रहे नहीं भाई किसी दिन ले लूँगा। और यही हुआ जैसा कि बताया उन्होंने कि जब उनका देहांत हुआ और मैं गया उनके कब्रिस्तान में, तो ये बाहर निकल रहा था, सब कुछ हो चुका था, तो एक साहब मेरे पास भागते हुए आए, कहने भैया 200 रुपये है। मैंने क्यों? कहने नहीं वो जिसने ये सब कब्र वब्र खोदी थी उसे देना है। तो मैंने दे दिए। थोड़ी देर बाद जब मैं अपनी कार खुद चला रहा था, मैंने रोक दी किनारे पे कि ये तो तब कर्जा उतर गया है जो कहते थे कभी ले लूँगा। वो उधार तो मैंने चुकता कर दिया, लेकिन एक और उपकार है जिसे मैं 7 जन्म में भी नहीं उतार सकता हूँ। देवियों और सज्जनों, जब मैं मुंबई आया था मेरी उम्र 19 साल थी, 1964 में। और जब मैं निकला, किसी ने मुझे स्टेशन पे बॉम्बे सेंट्रल पे रिसीव तो कर लिया था, लेकिन मेरी जेब में 27 नए पैसे थे। उस ज़माने में 2 नए पैसे का भी कॉइन होता था। आज मैं जो हूँ, जो कुछ है मेरे पास, वो इस नगर का, इस स्टेट का दिया हुआ है। ये उपकार तो मैं 7 जन्म में भी नहीं उतार पाऊंगा, ये हमेशा रहेगा। जो कुछ हुआ मेरे साथ, जो हुआ वो यहीं हो सकता था और कहीं नहीं। इस पूरे देश के किसी शहर में नहीं हो सकता था, किसी राज्य में नहीं हो सकता था, जो यहाँ हुआ। मेरा बाल बाल आपके कर्ज से बंधा हुआ है और ये मैं ध्यान रखता हूँ। ये मुझे याद है, कभी कोई ऐसा काम मुझे मिला है कि जैसे मुझे लगा कि जिस शहर ने, जिस नगर ने मुझे इतना दिया है तो मैं उसकी ये सेवा कर सकता हूँ। मैं क्या, मेरी औकात क्या, लेकिन मैं कभी इनकार नहीं किया उस काम के लिए। मैं उसी बॉम्बे सेंट्रल पे जहाँ मैं उतरा था, एक दिन झाड़ू दे के आया हूँ। फिर भी बात पूरी नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ज़िंदगी का, मुंबई का, महाराष्ट्र का। ये महाराष्ट्र का दिल है, मुंबई का दिल है। मुंबई को समंदर के किनारे ही होना चाहिए था। समंदर को हम मराठी में दरिया कहते हैं और हम सही, ये सही है। दरिया का मतलब ओशन ही है, लेकिन क्योंकि हमारे लैंडलॉक्ड एरिया में, नॉर्थ इंडिया में सागर नहीं है, तो हम लोग नदियों को दरिया कहने लगे हैं। मगर सही वर्ड मराठी इस्तेमाल करते हैं, दरिया। उर्दू में एक वर्ड है दरिया दिल। दरिया दिल उसे कहते हैं कि जिसका मन सागर की तरह हो, जिसका दिल समंदर जैसा फैला हुआ। तो महाराष्ट्र का दिल दरिया दिल है, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। और मैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ, उसकी 2 बातें कमाल की बताऊँ। बंगाल में बंगाली फिल्म इंडस्ट्री है, गुजरात में गुजराती फिल्म इंडस्ट्री है, तमिलनाडु में तमिल फिल्म इंडस्ट्री है, कर्नाटका में कन्नड़ हुई थी। ये कमाल सिर्फ एक ही जगह है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री महाराष्ट्र में। इससे ज़्यादा दरवाज़ा क्या खोलेगा कोई किसी का। लेकिन कुछ लोग फिर भी खुश नहीं होते, क्या किया जाए। इस फिल्म इंडस्ट्री में एक बात है, हम में 100 खराबियाँ होंगी, लेकिन एक खूबी है। किसी भी पिक्चर का आप जो पीछे रनिंग टाइटल होता है वो ध्यान से देखिएगा और आपको मालूम होगा कि इस एक पिक्चर को बनाने में हर प्रदेश का, हर जात का, हर धर्म का, हर भाषा का आदमी एक पिक्चर में। आपको हर फिल्म के
रनिंग टाइटल में इस पूरे देश का रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएगा। ये एक मिनी इंडिया है, मिनी भारत है। हम मिसाल देते हैं तो हमसे कोई सीखे, हमें सिखाए नहीं, हमें मालूम है कैसे रहना है। लेकिन दुख की बात क्या होती है कि इसी प्रदेश के संजय लीले, अतुल मोने, हेमंत जोशी, ये 3 लोग डोंबिवली के रहने वाले थे। इनका एक पाप था कि वो ज़िंदगी में थोड़ा सा चैन खुशियों की घड़ियां ढूंढ रहे थे। ऐसा नहीं करना चाहिए था शायद उन्हें, और यही ढूंढते हुए वो पहलगाम गए, और पहलगाम में उन्हें बेरहमी से शूट कर दिया गया। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए, ये मामूली बात नहीं है। ये मुंबई पे अरे जो नज़र है दुश्मनों की, हमारा बुरा चाहने वालों की। मैं गया था, लाहौर में एक लिटरेरी फेस्टिवल था, और वहाँ पर एक 3,000 आदमी हॉल में थे। ये आपको मिल जाएगा, वीडियो है उस पर यूट्यूब पे। तो सवाल कर रहे थे, मैं जवाब दे रहा था, अच्छे ही सवाल कर रहे थे, प्यारे, अच्छी मोहब्बत की बात कर रहे हैं। लेकिन आप जब बादाम खाते हैं तो एक कड़वा बादाम ज़रूर आ जाता है मुंह में। तो एक मैडम खड़ी हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, आप लोग इंडियन पता नहीं हमारे बारे में क्या समझते हैं। आप आए हैं, ये आपका दूसरा दिन है, हमने आप पे बम फेंक दिया, गोली मार दी आपको। हम तो क्या, देखिए आपसे बाहें खोल के मिल रहे हैं, हम तो हमेशा मिलते हैं। आप लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आप हमें क्या समझते हैं कि हम टेररिस्ट हैं, हम ये हैं। तो मैंने कहा मैडम वो है, ज़रूर देखिएगा, ऐसे यूट्यूब पे है। ये इस बात का जवाब मैं तकल्लुफ़ से नहीं दूंगा, मैं खुल के बात करूंगा। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मैंने अपने शहर को जलते देखा है। तो वो जो आए थे जलाने, वो स्वीडन या इजिप्ट से तो नहीं आए थे, और वो आज भी खुले आम आपके शहर में घूम रहे हैं। आप बड़ी खुली बाहें मिलते हैं हमें। आपके यहाँ से नुसरत फ़तेह अली आया, हमने सर आँखों पे बिठाया। आपके यहाँ से मेहदी यासा आया, हमने सर आँखों बिठाया। आपके यहाँ से फैज़ अहमद फैज़ आए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, ऐसा लगता था कि किसी स्टेट का हेड आया है। आगे लाल बत्ती की गाड़ी चल रही है, राजभवन में ठहरते, हर जगह उनका जो रिसेप्शन था। आज तक पीटीवी पे हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा राइटर चला जाए, बड़े से बड़ा कलाकार, पीटीवी पे नहीं बुलाया जाता। हिंदुस्तान की सबसे जो पॉपुलर पर्सनालिटी थी पाकिस्तान में 60 में, 50 में, 70, अनडाउटेडली लता मंगेशकर थी। आपने तो उसका कोई फंक्शन नहीं किया, और आप कह रहे हैं कि आप खुली बाहों से मिलते हैं। अजीब बात। खैर, अच्छा हुआ मैं अगले दिन वापस आ गया, इसलिए कि थोड़ी देर तो स्टन हो गए थे लोग। जब तक रिएक्शन आया वहाँ, तब तक मैं वापस इंडिया में था। तो ये बातें देखते हैं। अब देखिए जो हुआ है पहलगाम में, ये कुछ कुछ दिनों के बाद ये होता रहता है। और ये मेरा बड़ा दुख है कि मुंबई से आपको क्या दुश्मनी है, मुंबई कर से क्या दुश्मनी है आपको। हमने आपका क्या बिगाड़ा भाई? वैसे तो इस देश ने क्या बिगाड़ा आपका, सच बात तो ये है। हमने तो बड़ी कोशिश की, सच, कोई सरकार हो, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई, उसने हमेशा कोशिश की है कि पड़ोसी से संबंध ठीक हो जाए। अटल जी गए थे, मैं भी था उस बस में, तो उस जगह गए थे जिसको कहते हैं निशाने पाकिस्तान, जो उन्होंने जहाँ अनाउंस किया था कि हम पाकिस्तान चाहिए, और अटल जी वहाँ गए एंड ही गेव हिज रिस्पेक्ट टू दैट प्लेस। अब इससे ज़्यादा क्या करते भाई? ये अलग बात है कि जब वो वापस आ गए तो अगले दिन उस जगह को धोया गया कि यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी आया था। उसी के कुछ दिनों बाद हम तो दोस्ती के लिए गए थे ना, बहुत अच्छा बोले थे वहाँ। वो करगिल हुआ, करगिल इन्होंने नहीं किया था, इनकी फौज ने नहीं किया। हमने देखे हैं वो पेपर देखे हैं, हमने वो डायरीज देखी है। मैं गया हूँ करगिल, जहाँ डिटेल्स हैं हर चीज़ की। ये इन्हीं की फौज थी, इनकी रेजिमेंट थी। ये 48 में भी जब आए थे तब भी ये नहीं आए थे, वो तो ट्राइबल घुस गए थे। और आज भी
ये जो हुआ है, जो आदमी थे ये इनके नहीं थे, शायद जर्मनी से आए हों, क्या मालूम। ये वो लोग हैं। मैं आपको बताऊं करगिल का किस्सा, क्यों मुझे मालूम है कि मैं 1 साल बाद वापस गया था। वो बटालिक हो, द्रास हो, हर जगह मैं रेजिमेंट के साथ 3-3, 4-4 दिन रहा और उसी के बाद मैंने लक्ष्य पिक्चर लिखी थी। तो मुझे उस वक्त के जो एडजुटेंट थे उन्होंने बताया कि हमने जो ये लोग यहाँ मर गए थे, तो आर्मी ने कहा ये तो हमारे आदमी नहीं, हम नहीं जानते कौन है, पाकिस्तानी आर्मी। तो इन्होंने मौलवी बुलाया फौज ने और कहा कि प्रॉपर तरीके से जैसे एक मुसलमान को बेरी करते हैं वैसे करिए, पूरी इज्जत के साथ। और वो एल्बम उन चेहरों की लेके गए एडजुटेंट, जब मुलाकात हुई पाकिस्तानी एडजुटेंट से अक्रॉस नो मैन लैंड पे, तो उसने लेने से इनकार कर दिया। कहा कि भाई ये मैं ले लूँगा तो फिर मैं ऑन कर रहा हूँ कि हमारे आदमी थे, मैं नहीं लूँगा। मीटिंग ख़त्म हो गई। फिर वो अलग से आए एडजुटेंट साहब, उनका यार वो मुझे दे दो एल्बम, उसके घर वालों को उनके खबर कर दूँगा। तुम जब अपने सिपाही को ही नहीं ऑन कर सकते हो भाई, तो तुम किसे ऑन करोगे? जो तुम्हारे लिए गलती से जान दे रहा है, तुम कहते हो ये हमारा नहीं है जब वो मर गया। तो ऐसे लोगों से क्या बात की जाए, आप ही बताइए। बड़ा दुख है। लेकिन जहाँ इतनी बातें की, मैं एक और बात बताऊँगा, वो बहुत ज़रूरी है सबको सुनना। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का मुल्ला, पाकिस्तान की फ़ौज क्या कहते हैं कश्मीर के बारे में, कि ये जो सारे कश्मीरी हैं दिल से पाकिस्तानी हैं, ये तो साहब हिंदुस्तान ने उन पर कब्जा किया हुआ है। झूठ झूठ। सच ये है कि 48 में जब इन्होंने हमला किया था तो 3 दिन तो लोकल कश्मीरियों ने उन्हें रोका था, हमारी फौज तो 3 दिन बाद पहुंची थी। सच तो ये है कि वो हिंदुस्तान के बिना रह ही नहीं सकते। आज जो हुआ है, सबसे बड़ी तबाही तो उन पे आई है। उनका टूरिज्म खत्म हो गया कई बरसों के लिए, जो उनकी रोजी रोटी है। कश्मीरी हिंदुस्तानी है और वो दिल से, कुछ छोड़ दीजिए, पागल सब जगह मिलते हैं। 90%, 95%, 99% कश्मीरी हिंदुस्तान का वफादार है। और वो लोग जो मसूरी में या किसी कश्मीरी स्टूडेंट को किसी यूनिवर्सिटी में मारते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि वो पाकिस्तान की फौज से अग्री कर रहे हैं। अगर इसको आप पाकिस्तानी समझ रहे हैं, जो मसूरी में नौकरी कर रहा है या साउथ के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो यही तो कहता है पाकिस्तानी मुल्ला, यही तो कहता है पाकिस्तानी फौज और उसका प्रोपेगेंडा। आप उसे कंफर्म कर रहे हैं, उसे क्लब कर रहे हैं उनके साथ। ये गलती नहीं होनी चाहिए। जितने कश्मीरी हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में हैं, हमारे यहाँ भी होंगे, उनको पूरा प्रोटेक्शन दीजिए। उनसे कहिए तुम हमारे भाई हो, कोई तुम्हारा बाल बिखा नहीं करेगा। तुम कश्मीरी हो, तुम हिंदुस्तानी हो। हम उनको पाकिस्तानी क्यों समझे भाई? यही तो वो कहते हैं, तो हम उन्हें कंफर्म करें। इससे बड़ी गलती कोई हो कि नहीं? ये नादानी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से, दिल्ली की सरकार, कि ये बहुत बार हो गया है, एक बार नहीं हुआ है। ये आप देखिए इतिहास तो पिछले 75 बरस में हर 2-3 साल बाद ऐसा एक हंगामा होता है। अब आप स्टेप लीजिए। ये सरहद पे कुछ फुलझड़ियाँ छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब कोई सॉलिड स्टेप लीजिए। आप ऐसा कर दीजिए कि वो जो पागल वहाँ का आर्मी चीफ है, उसकी स्पीच सुनिए ज़रा। वो एक समझदार आदमी नहीं दे सकता। ये किस तरह का आदमी है? वो कहता है सही बात है, हिंदू अलग होते हैं, वो अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है। अरे इसको ये भी नहीं ख्याल कि उसके मुल्क में भी कुछ हिंदू रहते हैं। तो उनकी कोई इज्जत नहीं करता, उनकी भावना की, उनके इमोशन की, उनकी फीलिंग्स की, उनके स्टेटस की कोई इज्जत नहीं तुझे। किस तरह का आदमी है भाई तू तो पागल लगता है। इन लोगों को ऐसा जवाब मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात से सुनने वाले नहीं हैं, कि इन्हें याद रहे। अभी तक इन्हें याद नहीं हुआ है। तो ये क्या होगा, ये तो अजीत पवार साहब बता सकेंगे, प्रफुल्ल भाई बता सकेंगे, भुजबल साहब बता। मैं तो जानता नहीं इतना राजनीति को, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि एक आर और पार की बात हो जाए।
धन्यवाद. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.